बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम हियर विद अनदर लेक्चर और इस लेक्चर में हम रोमांटिक पोइट्री के ऊपर बात करेंगे। इस पहले लेक्चर में हमने एज ए होल रोमांटिक एज ख़त्म किया है और एज ए होल हमने रोमांटिक एज के ऊपर कंप्लीट कमेंट्री जो है वो हमने इसके अंदर रखी है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर दी रोमांटिक पोइट्री। अब हम देखते हैं कि रोमांटिक पोइट्री कैसी थी और क्लासिकल के साथ इसका क्या कंट्रास्ट है। तो आप देख सकते हो मैंने क्लासिकल पोइट्री वर्सेस रोमांटिक पोइट्री लिखी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। याद रखिएगा, जब हम रोमांटिक पोइट्री का बात कर ले तो आप जहन में ये चीज़ रखें कि रोमांटिक पोइट्री विच वाज द एंटीथेसिस टू क्लासिकल पोइट्री। ये वर्ड है, ये डॉक्टर B.R. मलिक साहब ने यूज़ की है, तो मैंने भी वही वर्ड को उठाया। एंटीथेसिस जो है ये असल में हमारे पास एक फिगर्स ऑफ स्पीच है और इस फिगर्स ऑफ स्पीच में हम जब भी कोई बयान करते हैं वो एक दूसरा बयान जो है मुकम्मल इसका उलट हम करते हैं। मतलब एंटीथेसिस का मतलब ये है कंप्लीटली अपोजिट। तो आपके जहन में आया कि रोमांटिक पोइट्री विच वाज कंप्लीटली अपोजिट टू द क्लासिकल पोइट्री। मेरे ख्याल में ये पॉइंट क्लियर हुई। और ये एंटीथेसिस जो है ये हमारे पास एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें हम दो बयानात उठाते हैं, एक बयान दूसरे बयान का मुकम्मल तौर पे अपोजिट होता है। तो शुरू करते हैं अब क्लासिकल पोइट्री वर्सेस रोमांटिक पोइट्री। याद रखिएगा, जब हम क्लासिकल पोइट्री का बात कर ले तो इट मीन्स हम क्लासिकल पोइट्स की बात करते हैं। क्लासिकल पोइट्स जो है वो एग्रीड हुए ऑन द नेचर एंड फॉर्म ऑफ पोइट्री। वो इस पहले इसके वो जो बड़े थे या इससे पहले जो लोग आए थे जो क्लासिकल मतलब उसके जो पहले जो फार्मर पोइट थे उसने उनके लिए जो फॉर्म रखा और उसने उसके लिए जो स्टाइल रखा तो वो लोग उसी ही को फॉलो की और वो आगे बढ़े। मतलब ये है पहले से जो उसके लिए स्टाइल रखी गई थी वही स्टाइल को अपनाते हुए उसने मतलब ये है कि उसके लिए एक डिफाइंड पोइट्री जो है एक डिफाइंड मॉडल तो जो था उसके लिए पढ़ा था क्लासिकल्स के लिए और उसने उसको आगे लेके चला। हाँ, उसने उसको कंप्लीट आगे भी नहीं लेके चला, मतलब उसने इसको मिमिक्री मतलब उसके नकल उतारी, लेकिन फिर भी जो है वो ठीक तरीके से इसके वो ना कर पाए। उसका वह सरफेस सिर्फ उठाए, जो मेकअप जो स्टाइल उनको नज़र आता था वो उठाए। इसके अंदर जो सही चीज़ें जो सब्सटेंस है उसको वो पूरा गौर से उसने नहीं उठाया। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्यू क्लासिकल। NEO न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल इसको एक दूसरा वर्ड भी क्रिटिक्स यूज़ करते हैं, सूडो क्लासिकल। तो क्यों उसको कहते हैं? क्योंकि उसने वो जो क्लासिकल्स का जो उसके मॉडल से नकल उतारी तो उसने वो सिर्फ सरफेस को देख के उसी को फॉलो की, ना कि उसके अंदर जो चीज़ है जो सब्सटेंस है उसके अंदर उसको वो ना उठा सके, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए थी या और स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन वो स्ट्रगल करके बगैर उसने वो ये तो बहुत आसान है और प्री डिफाइंड मॉडल है तो इसको उठाए, नहीं ऐसे नहीं। तो उसने वो सिर्फ सरफेस उठाई। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज सूडो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल। ये आपके एक और पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब ये तो उसके लिए तो मॉडल पड़े थे, क्लासिकल के लिए उसने उससे नकल उतारी और बस बात ख़त्म। अब वो कैसे लोग थे? डिफरेंट व्यूज़ ऑन ऑल दी सब्जेक्ट्स, मतलब जितने भी सब्जेक्ट उसके साथ जितने भी मौज़ूआत आते थे, एक पोइट का व्यू जो है वो दूसरा पोइट के व्यू से मुख्तलिफ था। ठीक है, आगे वजाहत होते हैं कि क्यों ये मुख्तलिफ है, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ। द प्रिंसिपल्स वर डीपली समराइज्ड बाय पोप एंड कुड बी अप्लाइड टू द होल अगस्टिन पोइट्री। पोइट्री के लिए उसने कुछ खास कवानीन और कुछ खास असूल रखे जो कि पोप ने समराइज की और पूरा जो है न्यू क्लासिकल एज में वो अप्लाई हुई। पोप ने उसके लिए एक मॉडल बनाई कि हाँ, हमसे पहले जो क्लासिकल थे उसके यही मॉडल रखे, आप इसी को फॉलो करें और आपका पोइट्री रही। अब देखिए, अब ये चीज़ जो है ये इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड सच डिफाइंड प्रिंसिपल्स
फॉर द रोमांटिक्स। इस तरह के डिफाइन प्रिंसिपल जो है, जिस तरह क्लासिकल में ये डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था? देयर वॉज एबंडेंस एंड वेराइटी ऑफ जीनियस, क्योंकि बहुत सारे जीनियस तेज राइटर्स आ गए। एंड नो एज इन इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस सच जायंट्स इन द फील्ड ऑफ पोइट्री। और इंग्लिश के तारीख में, इंग्लिश लिटरेचर के तारीख में इतने काबिल तरीन लोग और शायर जो है नहीं आए हैं जितने हमारे पास रोमांटिक एज में हैं। आपको इल्म हुआ कि डिफरेंट व्यूज़ ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट क्यों वो रखते थे? क्योंकि सब जीनियस थे। और याद रखिएगा, जीनियस जो है वो किसी को फॉलो नहीं करता, उसका अलग एक व्यू होते, एक यूनिक व्यू उसका होते। याद रखिएगा, जीनियस जो है वो ट्रेंड्स को नहीं फॉलो करता, वो ट्रेंड्स बनाता है। जीनियस जो है वो किसी से मुतासिर नहीं होता, लोगों को मुतासिर करता है। मेरे ख्याल में आपको इस बात का समझ आई होगी कि क्यों जो है वहाँ पर लोग जो है ऐसे लोग थे जो डिफरेंट व्यू रखते थे। इसलिए वो डिफरेंट व्यूज़ रखते थे क्योंकि वो जीनियस थे। हाँ, दो लोग जो है हमारे माशरे में वो डिफरेंट व्यूज़ रखते हैं, एक पागल लोग और एक जो है जीनियस लोग। पागल लोग वो बेचारे तो पागल हैं, जबकि जीनियस लोग जो है, मैं ये भी कह सकता हूँ, वो बेचारे जीनियस हैं। जीनियस लोगों का लोग दोस्ती नहीं कर सकता और साथ साथ पागलों का भी नहीं कर सकता। दरमियान में जो आते हैं वो बड़े खुशी से, खुशफहमी में ज़िंदगी गुजारते हैं कि हाँ, हम बड़े काबिल लोग हैं और मैंने बड़े ठीक बातें कही। असल में उसके दिल में ये राज छुपी हुई हैं कि ये असल में मेरे अल्फाज अपने नहीं हैं, ये पता नहीं किसका अल्फाज है और किस तरह मैंने वो जो है इसके अंदर वो फाल्सहुड मिला के थोड़ा सोफिस्टिकेटेड एंड मैंने थोड़ा वो रियलिस्टिक बना दिया। ऐसी बात देके इस खुशफहमियों में मत पड़े, ठीक है। तो आपके जहन में ये बात आई कि जो क्लासिकल्स थे उनके लिए पहले से प्रिंसिपल बनाई गई थी, पॉप ने उसके लिए डिज़ाइन किया था, जबकि ये चीज़ रोमांटिक्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल से हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जीनियस लोग बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, जीनियस पोइट्स हर एक चीज़ के ऊपर अपना व्यू वो पेश करते हैं। आगे बढ़ते बेटा। They carried almost all things common as for their literature like poetic dictions and couplet etc. तकरीबन जो है क्लासिकल लोग जो है तकरीबन सारे वो जो पोइट्री के अंदर सारे चीज़ें जो है वो सब शायरों का और सब पोइट्स का एक है। हत्ता कि उसमें पोइटिक डिक्शन ये जो सब लोगों के लिए एक ही था, एनक्लोज कपलेट जो कि एक वक्त तक मयारी पोइट्री का एक मेजरमेंट भी रहा, एक पैमाई भी रहा कि वो पोइट्री मयारी हो गई, जिसने वो जो पोप ने क्लोज कपलेट जो लाया था, जो उसको वो जो है एक मयार था पोइट्री के लिए, ठीक है। तो तकरीबन सारे चीज़ें जो हैं वो उनके पोइट्री में एक है। जबकि अब इधर हम बात करते हैं, इट वॉज द एज ऑफ, चले मैं ये बात इससे लिंक करता हूँ, ये पॉइंट मैं इससे लिंक करता हूँ कि वी फाइंड वन थिंग कॉमन इन दिम एंड दैट इज द इंटेंस फेथ इन इमेजिनेशन एंड दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, ये आपके इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्लासिकल लोग जो थे उसके तो तकरीबन पोइट्री के लिए सारे रूल्स जो है वो बिल्कुल सेम थे, जबकि मुझे ये बताए कि रोमांटिक्स जो है वो तो अलग अलग व्यू रखते थे। वो ऐसी क्या चीज़ थी जो सारे रोमांटिक्स पोइट्स का एक ही था? सो दैट इज़ द इंटेंस फेथ इन इमेजिनेशंस। सब लोगों ने, सब रोमांटिक्स ने इमेजिनेशन के ऊपर पक्का अकीदा करता था कि नहीं, बस इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं इसमें रोमांटिक्स में कि इट वाज द एज ऑफ रिवोल्यूशनरी चेंज नॉट ओनली ऑफ पोइट्री बट द होल कंसेप्शन ऑफ नेचर ऑफ मैन इन विच ही फाउंड हिमसेल्फ। याद रखिएगा, ये एज जो है
इट वॉज अ रिवोल्यूशनरी चेंज, एक इनकलाबी तब्दीली आई है, ना कि सिर्फ पोइट्री में बट कि द होल कंसेप्शन ऑफ नेचर ऑफ मैन इन विच ही फाइंड हिमसेल्फ। मतलब ये है कि इंसान ने खुद के ऊपर या उसके जहन में जो सोच आता था वो उसके ऊपर सोच विचार करता था, वो जो चीज़ों को सेंसेस से परसीव करता था उसके ऊपर, ना कि सिर्फ पोइट्री के अंदर रिवोल्यूशन आ गई, इंसान के जहन में भी रिवोल्यूशन आ गई। जिस तरह शेले हमारे पास बड़ा रिवोल्यूशनरी पोइट था, तो ना कि सिर्फ पोइट्री के अंदर बल्कि इंसान के सोच में भी इनकलाब आया। इंसान के सोच में कैसा इनकलाब आया कि नहीं, अब हम नहीं फॉलो करते, अब हम जो है सिवाय बायरन हाँ थोड़ा वो पता नहीं वो इसको मैं क्या बोलूँ, वो थोड़ा फिर भी वो उसको भी थोड़ा हारिश था क्लासिकल के साथ वो लगाव का, लेकिन इसके अलावा जो है जितने भी मैं रोमांटिक्स का बात कर लूँ तो वो जो है एक इनकलाबी जो है एक रिवोल्यूशनरी माइंड वो लोग रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट, ईच पोइट ऑफ द रोमांटिक एज स्टैंड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज ओन वेल डिफाइंड इंडिविजुअलिटी। ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। कोई भी पोइट जो है आप उठाए, हर एक रोमांटिक एज का पोइट जो है वो स्टैंड फॉर हिमसेल्फ का मतलब वो अपने सोच के मालिक था और उसका एक वेल डिफाइंड इंडिविजुअलिटी था, ना कि वो किसी को फॉलो करता था या किसी से वो मुतासिर हुआ था। ठीक है ना, हर एक का अलग एक वो जो है अलग एक, हर एक बंदा अलग एक दुनिया था, एक अपना सोच का। इसका मतलब इसको वैल्यू याद रखिएगा। मैं आपको एक और जनरल पॉइंट भी समझाना चाहता हूँ। हर इंसान वो अपना जहन से क्रिएटिविटी तब पैदा करता है जब इनको आप इख्तियार दें। देखिए, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा, उनको आप बोले कि बेटा आज से आपने घर संभालना है। देखिए 2 हफ्ते बाद उनसे मिले, वो आपको ऐसे वो ऐसे होशियारी वाला और ऐसे अक्लमंदी वाले बातें सुनाते, पापा मैंने ऐसा की, मैंने सोचा कि 200 रुपये में बचाऊंगा, मैं वहाँ पर मेरा काम आएगा। हाँ पापा बस इतनी वो फजूल खर्ची नहीं चाहिए, बस ऐसा करेंगे, गुजारा करेंगे इस तरह। देखिए वो मतलब 2 हफ्तों में वो बच्चा बाप बन जाता है। तो उनको क्या उसको वैल्यू मिला। जब इंसान को वैल्यू मिलता है ना, वो उसका जहन क्रिएटिविटी पैदा करता है। एक बहुत काबिल बंदा उसको वैल्यू ना दे, वो जब बात करना शुरू करता है या मुंह खोलता है, आपको पता चलेगा कि पता नहीं वो उसका जहन कुछ और बोलता है और मुंह कुछ और बोलता है। उसका जहन और मुंह अक्सर कांटेक्ट में नहीं होता। जिनका मुंह देखिए, छोटा सा बच्चा होगा पॉलिटिक्स में और वो आपको ऐसे ऐसे वो ऐसे ज़बरदस्त बातें आपको सुनाएगा, ऐसे अकल वाले बातें जो आपका अकल हैरान होते कि ये तो उनके बातें नहीं, तो ये सच बात है, ये उनके बातें ही नहीं हैं। उसको बेहद इख्तियार मिला है, उनको बेहद वैल्यू मिली है। दैट इज़ वाई ही इज़ डूइंग द सेम लाइक दैट, आर ही इज़ लाइक ही इज़ डिफरेंट देन वी आर। ठीक है, तो ये यही पॉइंट है। अब इस तरफ आते हैं, क्लासिक्स की तरफ आते हैं। दे कैरिड ऑलमोस्ट ओके, ये तो मैं बता दिया। नेक्स्ट, पर पोप ड्राइडन, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। अब थोड़ा आपको वो क्लियर हो जाएगी कि क्या है क्लासिक्स एंड रोमांटिक्स के दरमियान फ़र्क क्या है। पर पोप पोइट वर मेयर इंटरप्रेटर देन क्रिएटर, मोर कंसर्न विद शोइंग द attractions about already know। देखिए, पोप ड्राइडन एंड जॉनसन जो है, डॉक्टर जॉनसन की बात है, वो कहते हैं कि पोइट जो हैं वो दे आर मोर कंसर्न, दे आर मोर इंटरप्रेटर देन क्रिएटर। मतलब वो पोइट जो हैं वो इंटरप्रिटेशन करेगा, क्रिएशन वो नहीं करेगा। अब इंटरप्रिटेशन वो किन से करेगा? अपने एंसेस्टर से। इससे पहले जो लोग आए हैं, पोइट्स लोग आए हैं, उनको देख के वो इंटरप्रिटेशन करेगा और आगे वो लेके जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये 3 लोगों का कहना है, पोप ड्राइडन एंड डॉक्टर जॉनसन का, कि दे आर मोर interpreter than creator and more concerned with the showing the attractions what we already know। और इस चीज़ों के बारे में आपको बहुत कुछ बताना या उसको ज़्यादा वजाहत से बताना जो हम पहले से जानते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना, जो चीज़ें हमारे पास है, जो पोइट्री के लिए जो सब्सटेंस हमारे पास मौजूद है और हम पहले से जानते हैं, उसके बारे में मज़ीद कुछ बताना।
ये पोएट का काम है। इट मीन्स दे आर मोर इंटरप्रेटर देन क्रिएटर। वो कुछ क्रिएशन नहीं करेगा, बल्कि जो उसके पास मौजूद है इससे इंटरप्रिटेशन करके वो आपके सामने लाएगा। दे वर लेस इंटरेस्टेड इन द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ देन इट्स फेमिलियर appearances and thought that their task was to display with much मतलब एक्सप्लेनेशन। तो वो कहते हैं ना कि वो पोइट लोग जो है वो मिजरीज ऑफ लाइफ से उसका कोई काम नहीं है, बल्कि उनका काम है कि वो अपीयरेंसेस से वो उसका काम है, जो ज़िंदगी उसको बज़ाहिर लगता है उनके साथ उसका बहुत काम है, और उसी ज़िंदगी को ज़्यादा वजाहत के साथ लोगों के सामने लाना। मतलब जो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है उनको ज़्यादा वजाहत के साथ सामने लाना। अब देखिए, जबकि रोमांटिक्स का क्या काम है, उनका काम ये है जो हमारे पास अनसीन एंड अनफेमिलियर थिंग्स है उनको सामने लाना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद पॉइंट्स हैं क्लासिकल वर्सेस रोमांटिक पोइट्री का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका और हिस्सा हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोग का कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, सवाल ना हो तो आप मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का फ़ायदा होगा। देखिए, इंसान जब चाँद पे कदम रख सकता है तो हम एक मामूली सा टेस्ट नहीं क्वालिफाई कर सकते, एक मामूली सा इंटरव्यू हम नहीं क्वालिफाई कर सकते। इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहे, ये मेरा आपसे वादा है कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।